जैसे जैसे फ़िज़िक्स का इल्म बढ़ता गया वैसे वैसे इसको मुख्तलिफ़ ब्रांचों में तक़सीम करते गए या इसकी मुख्तलिफ़ शाखें बनाते गए, क्योंकि फ़िज़िक्स को एक ही सब्जेक्ट में या फ़िज़िक्स को एज़ अ सिंगल सब्जेक्ट पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसकी जो सबसे पहली ब्रांच या यूँ कह लें कि सबसे ओल्ड ब्रांच जो कही जाए वो हमारे पास है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है हमारे पास? मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, यानी बॉडीज़ मूव कैसे करती हैं। इट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन चूँकि मैकेनिक्स ख़ुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट तसव्वुर किया जाता है, इसलिए मैकेनिक्स को नेक्स्ट फर्दर 2 ब्रांचेज़ में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स और दूसरी हमारे पास मौजूद है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में हम चीज़ों की मोशन को ही स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट काज। हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो जो बॉडी है वो किस वजह से मूव कर रही है, यानी हम इसमें बॉडी के मूव करने का काज नहीं स्टडी करेंगे। डायनामिक्स में हम ना सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन के साथ साथ उसका काज भी स्टडी करते हैं, यानी वो बॉडी किस वजह से मूव कर रही है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये काज क्या चीज़ है, कॉज क्या हो सकता है, जो बॉडीज़ हैं वो क्यों मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर कॉज जो है या किसी बॉडी के मूव करने की जो वजह है, वो या तो हमारे पास हो सकता है कि उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही हो, यानी आप किसी बॉडी को पुश या पुल कर रहे हों, उसे खींच या धकेल रहे हों, तो उस बॉडी में मोशन आ सकती है। दूसरा काज आप यूँ कह लें कि हो सकता है हमारे पास एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मूव करवाती है? जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं तो उस पेट्रोल में जो केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी ही उस गाड़ी के चलने की वजह बनती है। तीसरा काज आप कह सकते हैं टेम्परेचर। अब आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से काज बन सकता है मोशन का। जैसे हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो गर्म करने पर एक्सपैंड होती हैं, लेकिन हम उनका एक्सपेंशन देख नहीं सकते क्योंकि वो एक्सपेंशन बहुत कम होती है। अब ये एक्सपेंशन आप कहाँ देख सकते हैं? जैसे ब्रिजेज़ होते हैं, तो जब ब्रिजेज़ बनाए जाते हैं उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब ब्रिज पर गाड़ी मूव कर रही होती है तो आपको वक्फे से थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है, यानी आपके टायरों के नीचे, गाड़ी के टायरों के नीचे कुछ ख़ास लोहे की पत्रियाँ लगाई जाती हैं। वो जो पत्रियाँ हैं वो गैप बना रही होती हैं, यानी वो जो रोड है गर्मियों में वो एक्सपैंड करता है और सर्दियों में वो श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, जिसकी वजह से गर्मियों में एक्सपैंड करने पर उसके टूटने का ख़तरा हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो बॉडीज़ हैं उनको टेम्परेचर मिलने पर वो मोशन में आ सकती हैं। ये तो हो गया हमारे पास कॉज। मोशन में मोशन के साथ साथ हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स, मोशन के इफ़ेक्ट्स के उसके क्या असरात हो सकते हैं। जब बॉडी मूव करती है तो उसके कौन से असरात जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो बेसिक हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं टाइम डायलेशन के। टाइम डायलेशन।
अब टाइम डायलेशन क्या है, व्हाट इज़ टाइम डायलेशन? ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि टाइम डायलेशन हम यूँ देख सकते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है और वो किसी दूसरी बॉडी को चलते हुए देख रही है, तो वो जो रेस्ट में है उसके मुताबिक जो बॉडी चल रही है उसका टाइम स्लो गुजरेगा। ये इस वजह से नहीं है कि वो चल रही है तो जी कुछ साइकोलॉजिकल टाइप, ऐसा नहीं है। टाइम जो है वो रियल में स्लो होता है। ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। इसके अलावा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है तो हम देखेंगे कि हम उसे मूव करता हुआ देख रहे हैं, तो हमें उसकी जो लेंथ है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ जो है वो कम नज़र आएगी। ऐसा क्यों होता है ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं मोशन के। इसके अलावा एक जो हमारे पास कॉमन इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो हमारे पास है डॉपलर शिफ्ट। व्हाट इज़ डॉपलर शिफ्ट? डॉपलर शिफ्ट क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कहकशां में या दूर हम किसी गैलेक्सी को देखें तो हमारे पास उसकी तरफ से जो रोशनी आ रही होती है, कभी कभार वो रेड शिफ्टेड होती है, कभी कभार वो ब्लू शिफ्टेड होती है। इसका क्या मतलब है? आप इसको सिंपली यूँ समझें कि अगर कोई गैलेक्सी या कोई कहकशां हमसे दूर जा रही है तो वो हमारे लिए रेड शिफ्टेड होगी, यानी उसकी तरफ से जो लाइट आ रही होगी वो आपको सुर्ख रंग की ज़्यादा नज़र आएगी। आसानी के लिए इसको यूँ समझें, अगर कोई गैलेक्सी आपकी तरफ आ रही है तो आपको वो ब्लू शिफ्टेड नज़र आएगी, यानी कि वो हल्की सी आपको ब्लू कलर में नज़र आएगी। तो ये क्यों होता है? अब ये मोशन की वजह से होता है, क्योंकि वो मूव कर रही है। तो ये इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं आपको मैकेनिक्स में। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है फ़िज़िक्स की, उसको आप कहेंगे हीट। हीट जो है आप इसको थर्मोडायनामिक्स ब्रांच भी कह सकते हैं फ़िज़िक्स की। बेसिकली हीट में हम स्टडी करते हैं कि हीट की नेचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ हीट। हीट की नेचर क्या है या हीट किस वजह से है। हीट जो है बेसिकली होती क्या है। हीट हमारे पास जब कोई बॉडी जो है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, कोई भी आपके पास गैस है एक सिलेंडर में, उस गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, आप उस गैस को गर्म करें तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं या कोई भी बॉडी जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है उसके पास एक ख़ास किस्म की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब पार्टिकल्स जितनी ज़्यादा तेज़ी से उस गैस के मूव करेंगे तो हमारे पास उस गैस का टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी सीधी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं या रैंडम मोशन इधर उधर को बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो ये हम देखते हैं नेचर ऑफ हीट में, हीट की नेचर क्या है। उसके बाद हीट में हम देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट जो है वो एक से दूसरी जगह जाती कैसे है। हीट के जो एक से दूसरी जगह जाने के मेथड्स हैं या जो मोड्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। पहला हमारे पास है कंडक्शन, दूसरा हमारे पास है कन्वेक्शन
और तीसरा हमारे पास है रेडिएशन। अब हमारे पास जो कंडक्शन है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। कंडक्शन हमारे पास होती है मेनली दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। जैसे कोई भी दो बॉडीज़ हैं, एक गर्म है एक ठंडी है, दोनों को साथ मिला दें तो कैसे हीट एक से दूसरी बॉडी में जाती है। जैसे एक चम्मच है, आप एक चम्मच के एक सिरे को गर्म करते हैं तो फ़ौरन दूसरा सिरा जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चम्मच के एक साइड के जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो साथ वाले एटम को वाइब्रेट करवाते हैं, वो साथ वाले को वाइब्रेट करवाते हैं, तो हमारे पास जो हीट है उन एटम्स की वाइब्रेशन से एक से दूसरी जगह जाती है। कन्वेक्शन क्या होती है? कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इटसेल्फ उठ के एक से दूसरी जगह जाते हैं। कन्वेक्शन जो मेनली होती है वो लिक्विड्स और गैसेस में होती है। यानी आप पानी को गर्म करें, नीचे से जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर से ठंडा पानी फ़ौरन नीचे आ जाता है ताकि वो भी गर्म हो सके। तो वो नीचे से मॉलिक्यूल जो हैं वो गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं और वो ऊपर जाकर ब्रस्ट भी हो रहे होते हैं। आप इसको देख सकते हैं आसानी से। रेडिएशन के ज़रिए हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है? जैसे सूरज से हमारी ज़मीन पर जो हीट आ रही है, सूरज की गर्मी पहुंच रही है, वो इन रेडिएशंस की वजह से पहुंच रही है। रेडिएशन जो है ये स्पेस में भी हो सकती है और ये हमारे पास गैसेस में भी हो सकती है। गैसेस में आपने एक हीटर जलाया हुआ है, तो हीटर से जो आपकी तरफ हीट आ रही है वो हीट रेडिएशन की फॉर्म में भी हो सकती है। इसके अलावा हम हीट में स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के हीट के क्या असरात हो सकते हैं। हीट के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है चीज़ें जो हैं वो गर्म होने पर फैलती हैं। जैसे आपको मिसाल दी पहले कि रोड जो है वो सर्दियों में श्रिंक होता है और गर्मियों में वो गर्म होने पर फैल जाता है, इसलिए उनके दरमियान में गैप रखा जाता है। इसके अलावा रेल की पटड़ियाँ आपने देखी होंगी, उनके दरमियान में भी वो जो गार्डर्स लगे होते हैं उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। वो भी इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि सर्दियों में वो श्रिंक होते हैं और गर्मियों में एक्सपैंड होते हैं, और गर्मियों में एक्सपैंड होने पर वो टेढ़े ना हो जाएं। अगर उनको एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं दी जाएगी तो वो टेढ़े हो जाएंगे। इसके अलावा जो बिजली के खंभे होते हैं, उन पर जो तारें होती हैं, उनको थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। क्योंकि वो भी हीट जब उनको गर्मियों में मिलती है सूरज से तो वो एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं। तो सर्दियों में उसकी एक्सपेंशन उनको टूटने से बचाने के लिए हम उनमें थोड़ा ढीलापन रखते हैं ताकि वो सर्दियों में श्रिंक होने के बाइस टूटे नहीं। इसके अलावा और क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? हीट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर सकती है, आहिस्ता कर सकती है, या किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकती है। कैन स्लो और फास्ट a chemical reaction। अब इस चीज़ की मिसाल कैसे दी जाए? जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं, आप जैसे ही उसको चूल्हे पर रखते हैं, आप उसमें स्याही के 2 कतरे डालते हैं, इंक डालते हैं, आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा वो जो इंक है वो पूरे बीकर में फैल जाएगी, एज़ कम्पेयर टू जब ठंडे पानी में आप वही इंक डालेंगे। यानी हीट देने पर केमिकल रिएक्शन उस इंक का उस पानी के साथ तेज़ हो गया है,
यानी वो इंक जो है उस पानी में जल्दी घुल जाएगी जब आपके पास पानी है वो गर्म होगा। इसके अलावा हीट जो है वो बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए भी दी जाती है। हीट जो है वो बैक्टीरियाज़ को मारती है। जैसे कहा जाता है कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ताकि पानी में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो बैक्टीरियाज़ जो हैं वो तल्फ हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। अब प्लीज़ कोई ये क्वेश्चन ना पूछे कि उनकी लाशें तो पानी के अंदर ही रहती हैं। तो बैक्टीरियाज़ जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी हीट का इस्तेमाल किया जाता है, या हीट एक वजह बनती है। हीट की वजह से ही जो बैक्टीरियाज़ हैं वो किल होते हैं, मरते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट होता है हीट का उन बैक्टीरियाज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट ब्रांच हम देख लेते हैं, वो हमारे पास है लाइट। लाइट जो ब्रांच है इसको ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ऑप्टिक्स लाइट को कहा जाता है, या लाइट ब्रांच ही ऑप्टिक्स है। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, या जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इसमें हम लाइट के मुतालिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? अब लाइट जो है वो हमारे पास बहुत सारे फिनोमेना करती नज़र आती है। जैसे इसमें हमारे पास हो गई रिफ्लेक्शन। लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे मिरर पर आप लाइट को फॉल करवाते हैं तो जो लाइट है वो वापस मुड़ के आती है, जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन कर सकती है, रिफ्रैक्शन कर सकती है। अब रिफ्रैक्शन क्या होती है? जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक पानी के गिलास में अगर आप पेंसिल को डालें तो वो पेंसिल आपको टूटी हुई या टेढ़ी नज़र आती है। वो लाइट के फिनोमेना रिफ्रैक्शन की वजह से नज़र आती है। तीसरा फिनोमेना हम देख सकते हैं इसमें डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन लाइट जो है वो डाइफ्रैक्ट भी हो सकती है। इसके अलावा आप डिस्पर्जन का फिनोमेना भी लाइट में देखेंगे। डिस्पर्जन आपके पास मेनली होती है प्रिज्म में, यानी आप प्रिज्म को एक वाइट लाइट के सामने रखें तो प्रिज्म के ज़रिए से लाइट जो है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो इसको लाइट की डिस्पर्जन कहा जाता है। इसके अलावा लाइट में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़। लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आपके पास वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेलोसिटी और बहुत सारी दूसरी ऐसी प्रॉपर्टीज़। यहाँ मैं सिर्फ चंद का नाम लूँगी कि वेवलेंथ लाइट की क्या होती है। लाइट की अगर हमारे पास ये एक वेव है तो यहाँ से एक टॉप से दूसरी टॉप तक का ये जो डिस्टेंस है इसको इस से शो किया जाता है। इसको लैम्डा बोला जाता है, ये ग्रीक लेटर है। इसको वेवलेंथ कहते हैं। इसके अलावा वेलोसिटी, लाइट जो है वो कितनी तेज़ी से एक से दूसरी जगह वो मूव कर रही है। लाइट की वेलोसिटी हम सबको पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड ये लाइट की वेलोसिटी होती है और ये चेंज नहीं होती। हाँ, मुख्तलिफ मटेरियल्स में जाने के बाद ये चेंज होती है, लेकिन ये वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी या स्पीड बताई गई है। इसके अलावा एम्पलीट्यूड, लाइट का जो
वेव का जो एम्पलीट्यूड वो क्या होता है। एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है, ये अगर हमारे पास यूँ कह लें कि ये हमारे पास अगर उस लाइट की या उस वेव की मीन पोजीशन है, यानी वेव है, अगर हम दरमियान में एक सीधी लाइन लगाएं तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो अपवर्ड डिस्टेंस है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में लाइट की एक प्रॉपर्टी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी है। वेव पार्टिकल बिहेवियर। वेव पार्टिकल बिहेवियर क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास जो लाइट है वो ना सिर्फ हमारे पास वेव है बल्कि वो पार्टिकल भी है। लाइट जो है वो ना सिर्फ हमारे पास वेव है बल्कि वो पार्टिकल भी है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है, लेकिन किसी भी चीज़ का पार्टिकल होना या वेव होना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स को समझते हैं या इसको बगौर फिज़िक्स को पढ़ते हैं और इसको एज अ सब्जेक्ट लेकर जाते हैं तो आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कि कोई भी चीज़ जो है वो पार्टिकल और वेव कैसे हो सकती है एट अ सेम टाइम। तो लाइट जो है वो वेव पार्टिकल बिहेवियर शो करती है, यानी ये सेम टाइम में वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकती है। इसके अलावा हम इस ब्रांच में लाइट की इस ब्रांच में या ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक सवाल ये बन सकता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, ऑप्टिकल फाइबर, उनके अंदर जो लेंसेज लगे हुए हैं होते हैं वो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, यानी यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं या ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेनली है या जो मेजर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहाँ पर यूज़ होती है, आजकल तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर टेलीस्कोप चाँद को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो नए हलाली चाँद को देखने के लिए, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं, ख़ुसूसी तौर पर टेलीस्कोप के बहुत सारी स्टार्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है, गैलेक्सीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप हालिया ही लॉन्च की गई है। इसके अलावा हब्बल टेलीस्कोप जो पहले काम करती रही है, तो हम दूर दराज गैलेक्सीज़ का इनसे मुशाहिदा करते हैं, स्पेस में देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये आप लोगों की बायोलॉजी लैब में मौजूद होगी। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज़ होती है, छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, सेल्स को, बैक्टीरियाज़ को, इन चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैमरा। कैमरा के अंदर जो लेंस होता है वो किस तरह से काम करता है, या कैमरा जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है और ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। तो
ये भी हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स आ जाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, अब ये ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास आपके घरों में जो इंटरनेट आ रहा है वाईफाई के थ्रू, तो वो जो वायर्स हैं, जिन वायर से आपके घर में वाईफाई आ रहा है, उन वायर्स के अंदर जो चीज़ लगी हुई है वो बारीक शीशे हैं। आपके बाल की मोटाई से भी कम मोटाई के वो बारीक जो हैं वो शीशे हैं, वो फ्लेक्सिबल शीशे हैं, वो मुड़ सकते हैं। उनके अंदर रोशनी के ज़रिए पैगामात आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिनको ऑप्टिकल फाइबर्स कहा जाता है। इसके अलावा यूज़ होता है प्रिज्म में। प्रिज्म जो है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लाइट की डिस्पर्जन को देखते हैं। लाइट किस तरह से सफ़ेद रंग की रोशनी मुख्तलिफ रंगों में बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके आई ग्लासेस जो हैं ये किस तरह से लाइट को इस तरह से बेंड करते हैं कि इमेज आपके रेटिना पर बनता है और आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं। व्हीकल मिरर्स हो गए, साइड मिरर्स जो गाड़ियों के लगे हुए होते हैं, वो किस तरह से पीछे इतनी सारी ट्रैफिक्स दिखा रहे होते हैं। एक छोटा सा शीशा होता है। आपकी आँख जो है, इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो क्या उसकी लिमिट होती है, किस लिमिट तक वो काम कर सकता है, किस तरह से वो फैलता है या सिकुड़ता है, ख़ुद को एडजस्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग फ़िज़िक्स की इस ब्रांच ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, जिससे आप वाकिफ़ होंगे, एंड मैग्नेटिज़म। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म की स्टडी की जाती है और इनका रिलेशन भी देखा जाता है। तो एज अ कंबाइन इस पूरी ब्रांच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के नाम से भी जाना जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में हम चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये चार्जेस क्या है। मैं इतनी देर से चार्जेस बोल रही हूँ। तो चार्जेस हमारे पास किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है आपके पास, मैटर, आपको कुछ भी नज़र आता है, आप उसको उठा लें, आप उसको तोड़ें। एक एप्पल है, उसका एक पीस करें, उस पीस के फिर पीसेस करें, इतने पीसेस करें, इतने छोटे छोटे, उस एक पीस का और छोटा पीस करें। आप उसको जहाँ तक डिवाइड ना कर सकें, वो आँख से विजिबल नहीं होगा, वो हमारे पास एक एटम कहलाएगा। एटम का स्ट्रक्चर आप अपने मिडिल स्कूल में पढ़ के आए होंगे। एक न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। मैं बना के दिखा देती हूँ। अगर ये हमारे पास एक प्रोटॉन है और ये एक न्यूट्रॉन है, ये प्लस क्यों बनाया? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से वो दूसरे चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करता है। और ये हमारे पास जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रॉन है। इसके गिर्द ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक ख़ास ऑर्बिट बनाते हुए घूमते हैं। अब ये मैंने कौन सा एटम बनाया है? ये हाइड्रोजन एटम बनाया है। हाइड्रोजन में हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। ये जो है ये मैंने बना दिया है, लेकिन ये आप इसको हाइड्रोजन का आइसोटोप भी बोल सकते हैं, वो आप नेक्स्ट स्टडी करेंगे। मैंने सिंपल उसको बनाने के लिए, सारे पार्टिकल्स दिखाने के लिए कि हमारे पास ये आपके पास प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो चार्जेस हैं, या तो ये रेस्ट में हो सकते हैं चार्जेस,
एट रेस्ट, या इसको मैं लिख देती हूँ मुकम्मल, चार्जेस एट रेस्ट। जब ये चार्जेस रेस्ट में होंगे तब आपने उनकी स्टडी करनी है। जैसे हमारे पास जो आसमानी बिजली है वो कैसे ज़मीन पर गिरती है, वो इन चार्जेस की वजह से ही ज़मीन पर गिरती है। तो इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक कार जो है उसके ऊपर जब पेंट किया जाता है तो वो जो पेंट है वो किस तरह से गाड़ी के साथ जाकर चिपक जाता है, तो वो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जो जाकर चिपक जाते हैं। इसी तरह से जब आप फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो वो इंक जो है ब्लैक, वो किस तरह से पेपर के ऊपर चिपक जाती है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों पर, तो वो इंक जो है वो पेपर पर चिपक जाती है। इसके अलावा चार्जेस जब मोशन में होंगे तब हमने उनकी स्टडी करनी है। चार्जेस इन मोशन, जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे तब हमने उनकी स्टडी करनी है। अब उनके मूव करने से क्या होता है, या जब वो रेस्ट में होते हैं तो क्या होता है। चार्जेस जो हैं वो बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस, एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। व्हाट इज़ अ चार्ज? चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, कि हमने देखा कि दो पार्टिकल्स थे, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, या दो पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो हमने कहा कि ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है ये बेसिकली उन चार्जेस के दरमियान एक फ़ोर्स की वजह से हो रही है। वो फ़ोर्स जो है वो इन दोनों के ऊपर चार्जेस मौजूद होने की वजह से होती है। अब जो दो चार्जेस हैं, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो प्रोटॉन्स हैं तो वो भी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब चार्जेस की ये बेसिक प्रॉपर्टी हमने देखी कि चार्जेस जो हैं ऐसा नहीं था कि हमारे पास हमने कह दिया कि ये जी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तुक्केबाजी नहीं चलती। अब हमने पहले ये ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और कुछ एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो जिससे हमने ये नतीजा निकाला, अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों पर ऑपोजिट चार्जेस हैं। अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो दोनों पर सेम चार्जेस हैं। तो अब चार्जेस अगर वो रेस्ट में पड़े हुए हैं हमने तब उनकी स्टडी करनी, और चार्जेस मोशन में हैं तब स्टडी करना है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके गिर्द होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए इस तरह से एरोज़ लगाए जाते हैं। अब चाहे आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो चाहे हो नेगेटिव चार्ज, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये इनके एरोज़ नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड क्यों हैं और पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड क्यों हैं, ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि ये हमने 10th क्लास में स्टडी करना है अभी। तो ये जो मैंने इसको शो किया है, ये जो आपके पास ये जो चार्जेस के इर्द गिर्द ये जो जगह शो हो रही है आपको नज़र आ रही है, जिनको मैंने ये लाइंस बनाकर शो किया है, ये हमारे पास बेसिकली उसके फील्ड को, चार्जेस के फील्ड को ज़ाहिर करता है। इसका क्या मतलब है, या ये फील्ड क्या है हमारे पास? फील्ड होता है चार्जेस के गिर्द वो जगह कि इस जगह के पास अगर यहाँ पर कोई चार्ज आएगा तो उस चार्ज को वो या तो रिपेल करेगा, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को
अट्रैक्ट करेगा। तो इस फील्ड के अंदर चार्ज के इर्द गिर्द जो जगह है उस जगह के अंदर आने से भी, तो इसको कहा जाता है कि चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड ऐसी बन जाती है कि कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में भी आए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो ये तो हो गया रेस्ट में स्टडी करना चार्जेस का। अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं वो मोशन में हैं, यानी अगर मैं सिर्फ अभी पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल लेकर जाऊंगी कि अगर हमारे पास ये जो चार्ज है ये एक ख़ास वेलोसिटी के साथ इस तरफ को मूव कर रहा है, तो इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है, यानी अगर इसके पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको तो ये रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज आए तो उसको अट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यानी ये चार्ज जो है ये एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्या मतलब है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर आप कोई मैग्नेट, यानी कोई मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, मैग्नेट को चार्ज के पास, चलते हुए चार्ज के पास लेकर जाएंगे तो वो जो मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, यानी अब वो चार्ज दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। ये डिपेंड करता है नॉर्थ या साउथ पोल पे, क्योंकि मैग्नेट्स अट्रैक्ट भी करते हैं, उनका सिरा एक बदल दे तो वो रिपेल भी करते हैं। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। यानी हमने ये देखा कि जब आपके पास चार्जेस थे रेस्ट में तब उनके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन जैसे ही चार्ज जो है वो मोशन में आया उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, यानी कोई मैग्नेट उसके पास आएगा तो उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगेगी। हालांकि जब वो रेस्ट में है मैग्नेट पास लेकर आए कोई असर नहीं होगा। तो ये हमारे पास है चार्जेस का रेस्ट या मोशन में होना, और इनके इफ़ेक्ट्स, चार्जेस के इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इनको आप कह सकते हैं या कह सकते हैं रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। आप इसको कह सकते हैं रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, यानी चार्जेस का मैग्नेट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, चार्जेस मैग्नेट्स के साथ किस तरह से लिंक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चार्जेस इस थर्ड डायग्राम में कि चार्जेस जो हैं वो जब मूव करते हैं तो वो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट होते हैं, बन नहीं जाते, वो मैग्नेट होते हैं जब वो चार्जेस मूव करते हैं। इसके अलावा हम इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, चार्जेस के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो हैं ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। इसके अलावा अट्रैक्शन और रिपल्शन के साथ साथ, ये आप लोग खुद लिख लेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन के साथ साथ चार्जेस जो हैं वो आयोनाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं। आयोनाइजेशन, अब आयोनाइजेशन क्या होती है? आयंस का बनना। अब आयंस क्या होते हैं ये आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आयंस का मतलब आप सिंपली यूँ समझें कि अगर ये हमारे पास एक एटम है और इस हाइड्रोजन का एटम है, इस एटम के पास से अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कह लें या आप कोई भी और पार्टिकल ले लें, और पार्टिकल्स भी होते हैं, पास से गुजरे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये आयोनाइज हो गया, अब इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस बचा। तो ये आयोनाइजेशन का फिनोमेना है, चार्जेस जो हैं वो परफॉर्म
कर सकते हैं। इसके अलावा अट्रैक्शन और रिपल्शन, पोटेंशियल भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें मैकेनिक्स के जो 2 चैप्टर्स हैं, यानी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये आपका 9th चैप्टर 2 है। डायनामिक्स ये 9th चैप्टर 3 है आपके पास। हीट ये आपके पास चैप्टर 9th के चैप्टर 8th और 9th 2 चैप्टर्स आप इसमें हीट में पढ़ेंगे। इसके अलावा लाइट ये या ऑप्टिक्स ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास का चैप्टर 12 फ्रॉम 10th क्लास। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये कहाँ पर आप पढ़ेंगे? चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस एट मोशन। तो 10th क्लास में आप चैप्टर 13 और चार्जेस इन मोशन ये आप स्टडी करेंगे 10th में। चैप्टर 14 और आई थिंक सो 15 भी साथ शामिल है, तो शामिल कर लेते हैं।